हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने विद्युत चैप्टर के विद्युत धारा और विभवांतर जैसे विषयों को समझ लिया था। हमने उनके सूत्रों को ज्ञात कर लिया था, उन पर आधारित सवालों को भी हल कर लिया था। उसके बाद में हमने ओम के नियम को सीखा था, जो V बराबर आई आर होता है, जहां हम एक नई राशि, भौतिक राशि से परिचित हुए थे, जिसका नाम होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं और हम कल तक ये देख चुके थे कि अलग अलग प्रतिरोधों के यंत्रों को या संसाधनों को यदि किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान परिवर्तित होता रहता है। यानी कि अलग अलग प्रतिरोध सेम यानी कि एक जैसे विभवांतर से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के मान में भी परिवर्तन कर देते हैं। कल एक क्रियाकलाप हमने किया था। आज हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है या किसी परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी परिपथ के प्रतिरोध को किन किन कारकों पर उसकी निर्भरता होती है, उसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक परिपथ दिख रहा होगा। ये खुला परिपथ है, बंद परिपथ नहीं है, इसलिए यदि इस समय मैं स्विच को ऑन करूँगा तो कोई करंट फ्लो यहाँ पर नहीं होगा। यदि मैं इसमें पहले नंबर पर यहाँ पर मैंने एक नाइक्रोम का तार लिया है, मान लेते हैं इस नाइक्रोम के तार की लंबाई 1 मीटर है, तो 1 मीटर लंबाई के इस नाइक्रोम के तार को मैं इस परिपथ में इन दोनों बिंदुओं, मान लेते हैं कि इन बिंदुओं के नाम अपन x और y दे देते हैं। तो यदि x y के बीच में मैं इस 1 मीटर के नाइक्रोम के तार को यहाँ पर फिक्स करता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, तो यदि मैं इस तार को यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देता हूँ और स्विच को ऑन करता हूँ तो मुझे एमीटर में करंट यानी कि विद्युत धारा का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। उस मान को मैं प्रेक्षण में ले लेता हूँ, यानी कि उसको नोट कर लेता हूँ। और यदि मैं उसको नोट करता हूं तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है ताकि मैं आपको विषय को और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। ये मान असली नहीं हो सकते, पर एक उदाहरण के तौर पर हम इन मानों को समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि नाइक्रोम के 1 मीटर लंबे तार को यदि परिपथ में जोड़ने पर मैंने विद्युत धारा का मान ज्ञात करने का प्रयास किया तो वो मुझे 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त हुई। आप जानते हैं विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो मुझे विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर मान लेते हैं कि प्राप्त हुआ। आगे बढ़े, मैंने 1 मीटर के बजाय इस बार 2 मीटर यानी कि दुगने लंबे तार की लंबाई को मैंने बढ़ाया और कितना बढ़ा दिया, दुगना लंबा कर दिया। तो मैंने दुगने लंबे तार को जब इस परिपथ में यहाँ पर जोड़ा, तो मान लेते हैं कि मैं दुगने लंबे तार को इस परिपथ में जोड़ रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से, वो तार लंबा है इसलिए इसको मोड़ करके और मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। यानी कि अब की बार 1 मीटर की जगह 2 मीटर लंबा तार में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन है वह भी नाइक्रोम का ही, और उसकी मोटाई यानी कि उस तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी समान ही है पिछले वाले के मुकाबले। बस जो चेंज किया गया है वो किस में किया गया है, लंबाई में। लंबाई में परिवर्तन करने पर 2 मीटर लंबे तार का इस्तेमाल करने पर मैंने ये पाया कि जो करंट था वो उसका मान कम हो गया। पिछली बार 2 एम्पियर था, जबकि अब की बार कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने तार की लंबाई जब बढ़ाई तो उससे हमें जो करंट है उसके मान में कमी प्राप्त हुई, यानी कि करंट का मान यानी विद्युत धारा का मान कम हो गया। तीसरी स्थिति में मैंने यहाँ से XY में से इस तार को हटाया, 2 मीटर लंबे तार को, और मैंने दुगने मोटे तार को, आप देख पा रहे हैं इस तीसरी स्थिति में जो तार है उसकी मोटाई दुगनी है। इसकी लंबाई तो वही 1 मीटर ही है, लंबाई तो 1 मीटर ही है, लेकिन उसकी मोटाई मैंने दुगनी कर दी है। तो इस दुगने मोटे और 1 मीटर लंबे तार को मैंने इस परिपथ में यहाँ बीच में इस प्रकार से लगाया, और मैंने ये पाया कि परिपथ में अब की बार जो विद्युत धारा का मान प्राप्त हुआ एमीटर के द्वारा वो 4 एम्पियर का प्राप्त हुआ, यानी कि सामान्य स्थिति से लगभग दुगना ज़्यादा तो हुआ, लेकिन कितना ज़्यादा हो गया, दुगना ज़्यादा हो गया। अगली स्थिति की यदि मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर इस तार को भी यहाँ से हटाया, और लास्ट स्थिति में मैंने यहाँ पर, इन तीनों परिस्थितियों में मैं नाइक्रोम का तार इस्तेमाल कर रहा था या निक्रोम तार इस्तेमाल कर रहा था। चौथी स्थिति में मैंने किसी और पदार्थ का तार यानी कि तांबे का या और किसी मेटल का भी ले सकते हैं, तो मैंने तांबे का तार यहाँ पर इस्तेमाल किया। जब तांबे का तार इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा कोई भी नया विद्युत धारा का मान जैसे कि 3 एम्पियर प्राप्त हो गया। ये सब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब यदि हम इस तालिका का ठीक से प्रेक्षण करें, प्रेक्षण हम ले चुके हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, तो अब यदि हम इस तालिका का ठीक से अध्ययन करें तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ चीज़ें हमें समझ में आती है। जैसे कि यदि 1 मीटर लंबा तार लिया था तो करंट का मान 2 एम्पियर था, यानी कि विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर था, और उसी आधार पर हम प्रतिरोध का मान यदि निकालें, उसी समय यदि हमने विद्युत धारा की सहायता से प्रतिरोध का मान प्राप्त करने का प्रयास किया। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि हमने ये प्रतिरोध का मान कैसे प्राप्त किया होगा। भाई सीधी सी बात है कि प्रतिरोध जो है उसका मान प्राप्त करने का बहुत आसान सा तरीका है कि बैटरी का जो वोल्टेज है यानी कि विभवांतर जो है, यदि हमें उसका मान पता हो और एमीटर में प्राप्त विद्युत धारा का मान पता हो यानी कि I का मान पता हो, तो आप ये जानते हैं कि ओम के नियम से R बराबर V बटे I होता है। यदि V बराबर I R होता है ओम के नियम से, ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर I R,
तो यदि हम उससे R का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो R का जो मान होगा, R का जो सूत्र होगा वो V/I हो जाएगा। तो इस V/I की सहायता से मैं R के भी मान प्राप्त कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोग को। मान लेते हैं कि बैटरी का यानी कि जो हमारा सेल या फिर बैटरी है या फिर जो भी ऊर्जा का स्रोत है उसका कुछ भी एक विभवांतर है। उस विभवांतर को हमने पहले मान से यानी कि 2 एम्पियर से भाग लगाया तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया, 2 ओम। तो मतलब प्रतिरोध का पहला मान लेते हैं कि हमको कितना मिला, 2 ओम। दूसरी स्थिति में प्रतिरोध का मान मिला 4 ओम, तीसरी स्थिति में मिला वो 1 ओम और अंतिम स्थिति में वो हमें मिला 3 ओम। अब यदि इस तालिका का ठीक से प्रेक्षण करें तो हमें कुछ ट्रेंड्स समझ में आते हैं, कुछ तथ्य समझ में आते हैं और वो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर आधारित ये 4 पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो पहले इस तालिका का ठीक से अध्ययन करते हैं। तालिका तो हम बना चुके हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, पर अब हम इस तालिका का ध्यान से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, जब तार 1 मीटर लंबा था, जब पहली स्थिति में तार 1 मीटर लंबा था तो हमें करंट का मान 2 एम्पियर मिला और उस आधार पर प्रतिरोध का मान भी हमको 2 एम्पियर मिला। चलिए ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। दूसरी बार में हमने तार की लंबाई को दुगना किया यानी कि बढ़ाया। तो जब हमने तार की लंबाई को बढ़ा करके दुगना किया तो हमें करंट का मान आधा प्राप्त हुआ। पिछले मान के, मूल मान के मुकाबले कितना प्राप्त हुआ, आधा। 2 का आधा यानी कि 1 प्राप्त हुआ। यानी कि जब तार की लंबाई बढ़ाई जाती है, अपन तथ्यों की तरफ चलते हैं, अब इससे तालिका का हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो जब मैंने तार की लंबाई को दुगना किया तब विद्युत धारा का मान आधा हो गया। मैं इस बात को समझ पा रहा हूं। और जब विद्युत धारा का मान आधा हो गया तो प्रतिरोध का मान दुगना हो गया, क्योंकि विद्युत धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सीधी सी बात है, जहां विद्युत धारा अच्छी होती है वहां प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम, और जहां प्रतिरोध अधिक होता है वहां विद्युत धारा आसानी से नहीं बहती। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां हमने ये देखा कि जब मैंने तार की लंबाई को बढ़ाया तब करंट का मान कम हो गया, यानी कि विद्युत धारा का मान कम हो गया। और जब विद्युत धारा का मान कम हुआ तो प्रतिरोध का मान बढ़ गया। और कितना, यदि विद्युत धारा आधी हुई तो प्रतिरोध दुगना हो गया। प्रतिरोध कितना हो गया, दुगना हो गया। अगर अगले मान की बात करें, तालिका को विस्तृत प्रेक्षण के चलते अगले मान की बात करें, तो मैं ये देखता हूं कि जब मैंने 1 मीटर लंबा तार लिया लेकिन उसकी मोटाई अब की बार मैंने दुगनी कर दी। मोटाई का अर्थ होता है बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि ये कोई तार है, ये कोई तार है, काफी जूम करके बनाया गया तार। आप जानते हैं कि तार का जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है। तो यदि मैं उस तार को कहीं किसी जगह से कट करूं और सामने से देखूं तो उसके इस क्षेत्र को, जो वृत्ताकार दिखाई देता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है किसी भी तार की अनुप्रस्थ काट। और इसी के क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। और इसी क्षेत्रफल के कम या ज्यादा होने से तार मोटा या पतला होता है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि वो तार की मोटाई है। क्या है वो तार की मोटाई। यदि मैं अपने पेन के आधार पर आपको बताऊं तो ये पेन में जो ये वाली चौड़ाई आपको दिख रही है गोल गोल, इसका आकार वृत्ताकार ही है। इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ काट, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काट। तो इसके क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। यानी कि यदि कभी भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछने आए तो आप समझ जाइएगा कि वो है वास्तविकता में वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो अगर आपको कभी भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको πr² यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फिलहाल वापस से तालिका पर आते हैं और हम ये देखते हैं कि जब मैंने मोटाई को दुगना किया तो करंट का मान भी सामान्य से कितना हो गया, दुगना। सामान्य में कितना था, 2 एम्पियर, दुगना होकर के वो कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो मोटाई बढ़ाने पर मैंने ये पाया कि करंट का मान बढ़ गया, और करंट का मान बढ़ा तो सीधी सी बात है प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा। प्रतिरोध मूल अवस्था में कितना था, 2, आधा होकर कितना हो गया, 1। यानी कि जब भी करंट बढ़ेगा प्रतिरोध कम हो जाएगा, जब भी करंट कम होगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। करंट यदि आधा होगा तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, करंट यदि दुगना होगा तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। और जब मैंने दूसरे पदार्थ का उपयोग किया तो दूसरे पदार्थ का उपयोग करने पर मुझे जो भी एक करंट का मान प्राप्त हुआ या विद्युत धारा का मान प्राप्त हुआ, उस आधार पर मुझे प्रतिरोध का भी कोई एक मान प्राप्त हो गया। तो तालिका के अंतिम पॉइंट को, यानी कि अंतिम क्षैतिज लाइन को प्रेक्षण लेने पर या उस पर अध्ययन करने पर मुझे ये प्राप्त होता है कि यदि मैं पदार्थ की प्रकृति बदल देता हूँ, मैं तार किसी और पदार्थ का उपयोग में करता हूँ, तो मुझे प्रतिरोध का मान भी कुछ और प्राप्त होता है। इस आधार पर मैं अब ये जान लेता हूँ कि प्रतिरोध वास्तविकता में किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर के प्रतिरोध कुल मिलाकर के 4 कारकों पर निर्भर करता है। ना सिर्फ ये महत्वपूर्ण नॉलेज है बल्कि साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किसी भी परिपथ या किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए अब देखते हैं वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम वह निर्भर करता है चालक तार की लंबाई के समानुपाती, यानी कि वह चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। कौन, प्रतिरोध। कौन होता है वो, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की निर्भरता किन किन चीजों पर है। सबसे पहली निर्भरता है उसकी तार की लंबाई पर, चालक मतलब तार।
तो तार की लंबाई पर, इसका अर्थ यह हुआ कि वह तार की लंबाई के समानुपाती, आप जानते हैं समानुपाती का अर्थ होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, तो वह चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यहां मैं इस तालिका से इन हर एक पॉइंट को एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूं। जब चालक तार की लंबाई सामान्य थी तब प्रतिरोध भी ठीक है सामान्य था, लेकिन जब मैंने लंबाई को दुगना कर दिया यानी कि लंबाई को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध भी दुगना हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका अर्थ यह हुआ कि चालक तार की लंबाई जितने आप लोग बढ़ाते हो उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ता है। यदि आप चालक तार की लंबाई को दुगना करोगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। अगली बात अगर मैं करूं तो चालक तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है वो, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है? वह चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि यदि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, यदि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी उसी अनुपात में कम होगी। जितनी पहली चीज को आपने बढ़ाया है उतनी ही दूसरी चीज कम हो जाएगी। तो हम किन दो चीजों की बात कर रहे हैं? एक तो हम बात कर रहे हैं तार की मोटाई की और दूसरी हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की, क्योंकि हम अल्टीमेटली प्रतिरोध की निर्भरता को पता कर रहे हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता होती है तार की मोटाई पर भी। किस प्रकार होती है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यदि मैं चालक तार की मोटाई को बढ़ाता हूं तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। इसका अर्थ यहां पर इस तालिका के माध्यम से देखिए, यदि मैंने चालक तार की मोटाई को बढ़ाया था तो करंट तो बढ़ गया था किंतु प्रतिरोध आधा हो गया था सामान्य अवस्था से। सामान्य अवस्था में वो कितना था? 2 ओम, लेकिन वो आधा होकर के कितना हो गया? 1 ओम। मतलब यदि मैं मोटाई को दुगना करता हूं तो प्रतिरोध का मान आधा हो जाता है। इसका अर्थ हो गया, अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा। एक एक लाइन में आप इसको याद भी रख सकते हो। यदि मैं चालक तार की लंबाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि मैं चालक तार की मोटाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध कम होगा, यदि मैं चालक तार की लंबाई को दुगना करूंगा तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, यदि मैं चालक तार की मोटाई को दुगना करूंगा तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ये एक चीज के समानुपाती यानी कि लंबाई के समानुपाती, जबकि दूसरी चीज के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अंतिम पॉइंट ये, सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति का अर्थ ये है कि यदि नाइक्रोम वायर से हमें 2 एम्पियर का साधारण प्रतिरोध मिल रहा था तो तांबे के तार से हमको 3 ओम का प्रतिरोध मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति बदलने पर बदलता चला जाता है। यानी कि अगर मैं तांबे की जगह एल्यूमिनियम का तार उपयोग करता तो शायद इस 3 ओम की जगह मुझे और कोई मान प्राप्त होता। शायद मैं लोहे के तार का उपयोग करता तो इस 3 ओम की जगह मुझे और कोई सा तीसरा मान प्राप्त होता। यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है इसका कोई गणितीय रूप हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगली बात अगर मैं बात करूं कि चालक के ताप, तो चालक का ताप यानी कि तार के ताप के ये अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब चालक का ताप बढ़ जाएगा यानी कि तार गर्म हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब अपन इस तालिका, इस एक्सपेरिमेंट यानी कि क्रियाकलाप और इन 4 पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं। सिर्फ आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अगले कुछ सेकंड्स। हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधक की निर्भरता। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? सबसे पहले चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, चालक की प्रकृति बदलने पर प्रतिरोध की प्रकृति भी बदल जाती है यानी कि उसके मान में भी परिवर्तन हो जाता है, और चालक के ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आपका प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किन कारकों पर निर्भर करता है तो ये 4 पॉइंट आपको इस तरीके से लिखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इन प्रतिरोध और कारकों की निर्भरता का कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आइए एक सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये R है जिसे हम प्रतिरोध के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हमने अभी देखा कि R किसी तार की लंबाई के समानुपाती होता है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि R समानुपाती L, जहाँ L जो है वो तार की लंबाई है। हमने ये भी जाना कि जो R होता है वो किसी भी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती 1/a। इसका अर्थ यही होगा कि यदि हम a यहाँ पर जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रदर्शन है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो एरिया के लिए हम a शब्द का, a वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो R व्युत्क्रमानुपाती होगा a के। इसका अर्थ यह है कि यदि R बढ़ेगा तो a कम होगा, यदि a बढ़ेगा तो R कम होगा। यदि मैं इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करूं तो LHS तो हमारा समान ही है, इन दोनों को मिक्स करने पर हम ये कह सकते हैं कि R समानुपाती L/A।
क्योंकि L अंश है जबकि A हर है, तो इनको एक साथ कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों परिस्थितियों को मैंने एक साथ मिला दिया। अब आप ये तो जानते ही हैं, ओम के नियम में आपने ये किया है कि जब भी हम समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो हमें एक स्थिरांक की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर यहाँ जो वो स्थिरांक होगा वो होगा रो। इस लेटर को रो कहा जाता है, RHO, रो। वैसे तो इसे ऐसा कहा जाता है, रो पढ़ते हैं पर हम इसको रो ही पढ़ेंगे। तो रो L/A, ये हमारा एक नया सूत्र हो गया जो प्रतिरोध की निर्भरता पर आधारित होता है। तो R बराबर रो L/A। यहां पर रो जो है वो है अनुपातिक स्थिरांक, अनुपातिक स्थिरांक। और इस अनुपातिक स्थिरांक को एक विशेष शब्द से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहा जाता है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता या फिर वैद्युत प्रतिरोधकता। पूरा शब्द होता है वैद्युत प्रतिरोधकता। यह भी किसी तार के पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है जिसके द्वारा वह जो विद्युत धारा होती है उसके फ्लो को रोकता है, उसके प्रवाह को रोकता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो थोड़ा सा अंतर बस इतना सा है कि प्रतिरोध किसी भी तार का, किसी भी यंत्र का हो सकता है, प्रतिरोधकता किसी भी तार के पदार्थ की प्रकृति की होती है। यानी कि जैसे तार तांबे का है तो उसकी प्रतिरोधकता कुछ और होगी पर निश्चित होगी। यदि तार एल्यूमिनियम का है तो उसकी प्रतिरोधकता कुछ और होगी लेकिन निश्चित होगी। फिर एल्यूमिनियम का हम तार कहीं पर भी प्रयोग करेंगे तो उसकी प्रतिरोधकता निश्चित रहेगी, क्योंकि यह नियतांक है, स्थिरांक है, इसलिए इसका मान बदलता नहीं है। तो रो वास्तविकता में ये जो रो है ये अनुपातिक स्थिरांक है जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता। तो अब निश्चित रूप से यह भी एक नई भौतिक राशि है। जैसे प्रतिरोध था और प्रतिरोध का मात्रक ओम था, तो निश्चित रूप से इस प्रतिरोधकता का भी कोई मात्रक होता होगा। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। यानी कि 1 मीटर लंबे तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो 1 ओम मीटर कही जा सकती है। तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का क्या होता है, एसआई मात्रक। यानी कि रो का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। सभी की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। याद रखिएगा कि जो धातुएं होती हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, 10 की ऋणात्मक घातों के रूप में होती है। किताब में इसके विवरण आपको दिए गए हैं। जबकि जो मिश्र धातुएं होती है, जिन्हें मिश्रातुएं भी कहा जा सकता है, तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वह मूल धातुओं से अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि धातुओं की प्रतिरोधकता काफी कम होती है, यानी कि वह विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहमान बनाते हैं। इसीलिए हम विद्युत धारा के संचरण के लिए जो हमारे घरों में तारों का उपयोग करते हैं वह तांबे के तार होते हैं, यानी कि धातु के तार होते हैं। क्योंकि धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो अत्यंत कम होती है, और जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उससे विद्युत धारा उतनी आसानी से बहेगी। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दो ऐसे शब्द हैं जो विद्युत धारा को रोकने के लिए जाने जाते हैं। तो जितना कम रोकेंगे उतनी वो आसानी से बहेगी, और जितनी आसानी से बहेगी उतनी विद्युत धारा का मान जो है वो बढ़ता हुआ मिलेगा। अगली बात जो यहाँ पर हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि प्रतिरोधकता का मान परिवर्तित भी किया जा सकता है। अभी मैंने कहा कि नहीं किया जा सकता, अब मैं कह रहा हूं कि किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चालक तार के ताप में वृद्धि करके या फिर कमी करके। यानी कि यदि हम ताप में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोधकता का मान भी परिवर्तित हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित होता है। किस प्रकार, लंबाई बढ़ाने पर, मोटाई बढ़ाने पर, पदार्थ की प्रकृति बदलने पर और ताप बढ़ाने पर। इसी प्रकार प्रतिरोधकता का मान भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ताप में या तो वृद्धि करनी पड़ेगी या फिर ताप में कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ आज आप एक नए सूत्र से परिचित हुए हैं और उसमें एक नए लेटर से परिचित हुए हैं जिसे रो या फिर प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो प्रतिरोधकता अब हम सीख चुके हैं, प्रतिरोध हम सीख चुके हैं। अब इन पर आधारित कुछ सामान्य से उदाहरणों को हम लोग हल कर लेते हैं जो हमारी किताब में यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए एक एक करके इन्हें हल करते हैं। आइए बच्चों, अब उदाहरण नंबर 12.3 को समझ लेते हैं कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें और क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। हमें उस प्रश्न में दिया है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यानी कि हमें इसमें विद्युत धारा का मान प्राप्त करना है, जबकि हमें विभवांतर और साथ ही साथ जो प्रतिरोध है उन दोनों का ही मान हमें प्राप्त है। साथ ही साथ हमें यह भी पूछा गया है कि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। यानी कि यहाँ भी हमें प्रतिरोध दिया हुआ है, तो वह विद्युत हीटर 220 वोल्ट में कितनी
धारा लेगा, यानी कि यहाँ भी दोनों ही प्रश्नों में, इसमें ए और बी नाम के दो प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्नों में हमें विद्युत धारा का मान प्राप्त करना है। एक सबसे पहले अपन पहला प्रश्न हल कर लेते हैं, फिर दूसरा प्रश्न भी अपन इसके बाद हल कर लेते हैं। तो चला देखिए, V का मान हमें 220 वोल्ट दिया हुआ है, R का मान हमें 1200 ओम दिया हुआ है। हम ये जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं कि I बराबर V बटे R। I बराबर क्या होता है? V बटे R, यानी कि विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर का मान है हमारे पास 220, प्रतिरोध का मान है हमारे पास 1200। हम 0 से 0 को कर देते हैं कैंसिल, 2 से जब इसको कट करते हैं तो 11 बार, और 2 से ये 60 बार। अब इस 6 से मैं इस 11 को हल कर देता हूँ, बाद वाला जो 0 है उससे हम पीछे से एक डिजिट छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। तो 6 एकम 6, यहाँ भी 6 एकम 6 बचेगा 5, दशमलव लगाएंगे तो 5 के पीछे 0, इमेजिन करना ये 50 बन रहा है। तो 6 8 48, ठीक है, 6 8 48। तो हमें ऊपर मिला 1.8 और नीचे अभी भी एक 0 चल रहा है। एक 0 है मतलब नीचे क्या है? 10। पीछे से एक अंक छोड़ करके हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें I का मान जो प्राप्त हुआ वो 0.18 एम्पियर प्राप्त हुआ। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी आप मान निकालो उसका मात्रक जरूर आपको लिखना है। तो ये 0.18 एम्पियर आपको मान प्राप्त हुआ। चूंकि ये जो हल है, ये जो गणना मैंने की है, ये गणना मैंने अपनी सुविधा अनुरूप की है। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से भी गणना कर सकते हैं। दूसरे सवाल में, सवाल नंबर बी में, पुनः हमें V का जो मान है वो तो 220 वोल्ट ही दिया हुआ है, किंतु हमें R का जो मान दिया है वो 100 ओम दिया हुआ है, और इस अवस्था में भी हमें I का मान प्राप्त करना है। तो हम पुनः जानते हैं I बराबर होता है V बटे R। V का मान हमारे पास कितना है? अब की बार भी 220, जबकि R का मान है हमारे पास 100 ओम। पीछे से 2 अंक छोड़कर, पहले तो 0 0 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब चूंकि नीचे 10 है और उसमें एक शून्य है, तो पीछे से एक अंक छोड़ करके हम दशमलव लगाते हैं, तो हमें 2.2 एम्पियर, यानी कि I का मान कितना मिल जाता है? दूसरी कंडीशन में 2.2 एम्पियर का हमको मान प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का पूरी तरीके से हल और उत्तर हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन अगले उदाहरण पर। उदाहरण 12.4 में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी कि हमें विद्युत धारा का मान 4 एम्पियर और वोल्टेज यानी कि विभवांतर का मान 60 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास फिलहाल R का मान नहीं है। अब देखते हैं हमसे प्रश्न में पूछा क्या है। हमसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, यानी कि यदि विभवांतर का मान 120 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, ये आपको पता लगाना है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें विभवांतर का मान 60 वोल्ट दिया हुआ है और विद्युत धारा का मान 4 एम्पियर दिया हुआ है। क्या हम इस V और I से R का मान प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो हम प्रतिरोध का मान प्राप्त करते हैं इसके। तो प्रतिरोध R बराबर, ओम के नियम से इसका सूत्र होता है V बटे I, क्योंकि आप ये जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से आप ये जानते हैं कि V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो उससे R बराबर V बटे I होगा। आप जानते हैं कि V का मान हमको प्रश्न में 60 दिया हुआ है, जबकि I का मान 4 है। हम जब इसे हल करते हैं तो हमें 15 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। तो R का मान हमें मिलता है 15 ओम। R के इस मान का उपयोग हम लोग अगली स्थिति के लिए I का मान प्राप्त करने में करेंगे। अब यदि विभवांतर का मान 120 वोल्ट हो, तब जो विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा I जो होगी वो होगी V बटे R। V का नया मान कितना है? 120 वोल्ट। R का मान हमने अभी निकाला 15 ओम। यदि मैं 15 से इस 120 को हल करता हूं तो मुझे 8 प्राप्त होता है। तो I का नया मान कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको स्वयं नोट भी कर सकते हैं। वैसे उदाहरण है इसलिए इसका हल किताब में भी उपलब्ध है। अब अपन करते हैं अगले वाले उदाहरण को। उदाहरण 12.5 में हमें यह दिया गया है कि एक धातु के 1 मीटर लंबे तार को 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, मतलब उसका प्रतिरोध हमें दिया गया है, उसका तापमान हमें दिया गया है और साथ ही साथ हमें उसकी लंबाई 1 मीटर दी गई है। तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है। व्यास तो हमें प्राप्त है किंतु वह मिलीमीटर में, 0.3 मिलीमीटर। आगे जानकारी ये है कि इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी कि हमें विद्युत प्रतिरोधकता रो का मान ज्ञात करना है।
सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी भी कीजिए। तो हमें जो सारणी हमारी किताब में दी हुई है उससे हमें पता भी लगाना है कि यह कौन सी धातु या कौन सा पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम प्रतिरोधकता को ज्ञात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो कौन सा पदार्थ है या कौन से पदार्थ का तार है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हमें तार की लंबाई L का मान 1 मीटर पहले से उपलब्ध है। हमें तार का व्यास D का मान 0.3 मिलीमीटर दिया हुआ है, जिसे मैं 3 × 10⁻⁻4 मीटर लिख सकता हूँ। अब मैं तो लिख सकता हूँ, आप कैसे लिखेंगे इसको जरा ध्यान समझ लीजिए। इसका मैं रफ वर्क यहाँ पर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा और आप इस मान को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें D का मान जो है वो 3.10⁻⁻4 मीटर कैसे प्राप्त हुआ उसको जरा समझ लेते हैं। सर्वप्रथम हमें 0.3 मिलीमीटर में प्राप्त था। जब मैं इसका पॉइंट हटा लेता हूँ तो 3 के बटे में मुझे 10 मिल जाता है, और ये अभी भी किस में है, मिलीमीटर में, क्योंकि मैंने सिर्फ दशमलव खत्म किया है। यदि मैं इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहता हूँ तो मुझे 3/10 में 1/10 से और भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब ये परिवर्तित हो गया सेंटीमीटर में। यदि अब मैं इसे मीटर में परिवर्तित करना चाहता हूँ तो इस 3/10 × 10 यानी कि 100 में मुझे 100 से और भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब ये मीटर में परिवर्तित हो गया। तो कुल मिलाकर के मुझे 3/10 की घात 100 × 100 होता है 10,000। 10,000 को 10 की घात लिखा जाता है 4। तो यदि मैं 3/10 की घात 4 मीटर लिख रहा हूँ तो मैं 3 × 10 की घात -4 मीटर इसको लिख सकता हूँ। यही मान मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। आ गई आपको बात समझ में? तो इस मान को, व्यास के इस मान को, ये रफ वर्क है, इससे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 3 × 10 की घात -4 यहाँ पर लिखा है। आइए अब आगे बढ़ते। तो इसका तो अपन ने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, इसके मान को हमने सीधे प्राप्त कर लिया है। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या मान हमें प्राप्त है। तो हमें प्रतिरोध का मान 26 ओम प्राप्त है, साथ ही साथ हमें प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। अब हम ये देखें सबसे पहले तो कि रो किस सूत्र में आती है। तो रो का जो मान होता है वो होता है, मतलब रो वाला जो सूत्र होता है वो होता है R = ρL/A। चूंकि हमें रो का मान प्राप्त करना है इसलिए हम रो का सूत्र बना लेंगे। आप ये तो जानते ही हैं कि R बराबर होता है ρL/A। यदि आप इससे रो का सूत्र बनाना चाहते हैं तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। ये A बटे में है तो R के गुणा में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और L रो के गुणा में था तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो RA/L आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो रो बराबर होता है RA/L। अब हम इस सूत्र में जो मान हमारे पास प्रश्न में हमें गिवन है यानी कि दिए हुए हैं उनको रख करके इसको हल करते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा सर्वप्रथम R का मान हमारे पास 26 ओम है, हम उसको इस प्रकार रख देते हैं। ए यहाँ पर किस बात को प्रदर्शित करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को। इसी वीडियो में पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। आप ये जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग। तो मैं इसमें पाई आर के वर्ग का गुणा करता हूँ, किंतु मेरे पास आर का मान प्राप्त ना होने की दशा में मैं इसमें डी का मान रखूंगा। तो इस सूत्र में यदि r की जगह पर यदि मैं d रखूं तो आप ये जानते हैं कि जो रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। तो व्यास त्रिज्या का क्या होगा, दुगना। तो मैं इस त्रिज्या को यदि मैं व्यास में बदलना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं r की जगह पर d/2, और d/2 का होल वर्ग होगा, ये मतलब पूर्ण वर्ग। तो अभी अगली स्टेप में हम इसका पूर्ण वर्ग हल भी करेंगे। और उन सबके बटे में l का मान है, और l का मान कितना है यहाँ पर 1। देख लीजिए तार की लंबाई हमें 1 मीटर दी हुई है। इसको अपन और ज़्यादा हल करते हैं तो रो बराबर 26 गुणा पाई डी का वर्ग हो जाएगा, डी वर्ग बटे में कितना हो जाएगा 4। अब अपन इसको हल करते हैं क्योंकि 2 का होल वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसको और थोड़ा हल कर लेते हैं तो 26 गुणा पाई का मान हम रख देते हैं 3.14 गुणा डी का मान है 3 × 10 की घात -4, और इसका है वर्ग। तो हम इस पूरे मान का होल वर्ग करेंगे और बटे में जो चल रहा है वो मान कितना है 4। आप जब इस रो को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम इस हल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो वैसे तो हम चाहें तो इस 4 को हल कर सकते हैं, जैसे कि 2 दूना 4 और 2 से ये 13 बार कट जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2, और इसको अगर मैं 2 से भाग लगाता हूँ 3.14 को, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.57। जब हम 2 से इसको भाग लगाते हैं तो 1.57 आता है। तो हमें यहाँ पर अब मिल रहा है 13 गुणा 1.57 गुणा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 10 की घात -4 का वर्ग हो जाएगा 10 की घात -8। इस प्रकार ये हमको सारे के सारे मान रो के बराबर में, या सारे के सारे मान हमको प्राप्त होते हैं। बटे में अब 4 का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 4 को हल कर लिया है। अब यदि मैं इन सब का गुणा कर देता हूँ तो मुझे
184 गुणा 10 की घात -8 प्राप्त होता है। जब आप इनका गुणा करेंगे तो लगभग आपको 184 गुणा 10 की घात -8 प्राप्त होगा। अब यदि आप इस दशमलव यहाँ पर है कहीं ना कहीं, यदि आप इस दशमलव को लेफ्ट में खिसकाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 10 की घातों का क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो जब मैं इस दशमलव को लेफ्ट में खिसकाऊंगा तो मैं 1.84 इसको लिख सकता हूँ, और गुणा 10 की घात -8 तो पहले से ही था, मैं 10 की धनात्मक घातों का गुणा करता हूँ। चूंकि मैं दशमलव को 2 अंक खिसका रहा हूँ इसलिए मैं 10 की धनात्मक घातों का गुणा करूंगा। तो मुझे रो का मान 1.84 गुणा 10 की घात -8 धन 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तो रो का मान 1.84 गुणा 10 की घात -6 ओम मीटर मुझे प्राप्त होता है। और यही दिए गए पदार्थ के तार की प्रतिरोधकता है। अब हम एक बार टेबल में जब इसको वेरीफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1.84 गुणा 10 की घात -6 ओम मीटर किस पदार्थ की प्रतिरोधकता है। तो टेबल में ये हमें मैंगनीज नाम के पदार्थ यानी कि मैंगनीज नाम की धातु की प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। तो यह मैंगनीज धातु की प्रतिरोधकता है। इस प्रकार हम इस पूरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो ये इस पूरे प्रश्न का हल है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहें तो इस उदाहरण को अपने मन से करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसा का वैसे ही लगभग यही उदाहरण जो है आपकी बुक में भी हल किया हुआ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उदाहरण 12.6 को समझते हैं। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम दिया गया है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि हमें किसी अन्य तार का प्रतिरोध इसमें पता करना है, यानी कि R का मान पता करना है, जिसकी लंबाई L/2 यानी कि नए तार की लंबाई दिए गए तार की लंबाई की आधी है और मोटाई 2a यानी कि नए तार की मोटाई दिए गए तार की मोटाई की दुगनी है। आइए समझते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इससे। सबसे पहले हमें दिए गए तार की लंबाई L दी हुई है और मोटाई a दी हुई है और इसी का प्रतिरोध हमें 4 ओम दिया हुआ है। तो अब अपन देख लेते हैं इसमें, यदि हम इसे R1 द्वारा प्रदर्शित करें तो R1 जो होगा हम ये जानते हैं कि R का सूत्र होता है ρL/A। अब आप खुद ही देखिए कि यदि इस तार के प्रतिरोध को मैं R1 द्वारा प्रदर्शित करता हूं तो उसकी लंबाई का मान कितना है, खुद L ही है, उसकी मोटाई का मान कितना है, खुद A ही है, और उसके प्रतिरोध का मान कितना है, 4। इसका अर्थ ये हुआ कि ρL/A का मान है हमारे पास 4। अब किसी अन्य तार की यदि बात करें तो अन्य तार की लंबाई L/2 है और मोटाई 2a है, तो उसका प्रतिरोध कुछ और आएगा। तो वो जो कुछ और प्रतिरोध आएगा तो अन्य तार का प्रतिरोध हम इसे इस वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 देते हैं। अन्य तार के प्रतिरोध को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं R2 से, इसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं R2 से। R2 का भी सूत्र तो वही बनेगा ρL/A, लेकिन अब की बार L का मान L ना होते हुए क्या है, L/2, और A का मान A ना होते हुए कितना है, 2a। जब मैं इसे हल करता हूं तो रो तो अपनी जगह सुरक्षित है, L भी अपनी जगह ठीक है, ये जो 2a है इसका गुणा ऊपर वाले 2 में हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि 2 दूना 4a। अब देखिए बच्चों, ये जो 4 बटे में है इसको मैं, ये सब किसके बराबर चल रहा है, R2 के। तो ये जो L/4a हमारे पास है, इस 4 को यदि मैं इन सबसे बाहर निकाल करके लाऊं तो मैं 1/4 गुणा ρL/A लिख सकता हूं। इसी मान को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ये जो 4 बटे में था इसको 1/4 के रूप में मैं यहाँ बाहर लेकर के आ गया। अब आप देखिए कि ρL/A किसका मान है, R1 का। तो मैं इस ρL/A की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1/4 तो मैंने रिपीट किया, इस ρL/A की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, R1, क्योंकि ρL/A किसका मान है, R1 का। और अब मुझे आप ये बताइए, 1/4 तो मैंने रिपीट करा, मुझे बताइए R1 का मान प्रश्न में कितना दिया है, 4। 4 से 4 क्या हो गया, तो हमें R2 का मान जो मिला वो कितना मिला, यानी कि नए तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम है। ये हल बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही आपकी किताब में भी, आप वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है कुछ प्रश्न, आइए उन प्रश्नों पर भी विचार कर लेते हैं। आइए चलते हैं अब कुछ प्रश्नों पर। ये प्रश्न अपनी किताब के पेज नंबर 232 पर है। इन प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं, इनके उत्तरों को जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चों कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। हम जानते हैं 4 कारकों पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर और उसके ताप पर। तो कुल मिलाकर के 4 कारकों पर निर्भर करता है। इसी वीडियो में हमने इसको तैयार किया है। फिर इससे अगला प्रश्न जो है वो ये है कि समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा है तो इनमें से विद्युत धारा आसानी से किस में प्रवाहित होगी।
जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, और क्यों? तो सीधी सी बात है कि मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, और जब प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा आसानी से बह सकेगी। तो मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से बहती है, जबकि पतले तार में विद्युत धारा मुश्किल से बह पाती है, क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है पतले तार का। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव को से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? हमें ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम इधर साइड में इसको समझ लेते हैं। तीसरे वाले प्रश्न को हम ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रश्न में कि किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच के विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दो, यानी कि यदि पहले विभवांतर V था तो नया विभवांतर कितना कर दिया जाए? V/2। तो उसका प्रतिरोध अगर नियत रखा जाए, यानी कि प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? ओम के नियम से आप जानते हो कि V बराबर IR। यदि ये R नियत है, ये R का मान फिक्स है, तो हम इसे हटा सकते हैं, और जब इसे हटाएंगे तो इस यहाँ पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा? समानुपाती का, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाकर ही तो हम R लाए थे। चूंकि R का मान नियत है, इसलिए हम यहाँ पर इसको हटा करके और यहाँ पर समानुपाती लगा सकते हैं। अब देखिए, यदि V का मान क्या है? V/2, यानी कि विभवांतर को आधा कर दिया गया है। तो हम ओम के नियम से जानते हैं कि जब R का मान नियत हो तो विभवांतर और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि यदि विभवांतर आधा हुआ है तो विद्युत धारा भी कितनी हो जाएगी? आधी, क्योंकि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है यहाँ पर, और यहाँ पर यदि विभवांतर को आधा कर दिया गया है तो विद्युत धारा भी कितनी हो जाएगी? आधी। तो आप अपने प्रश्न के उत्तर में इन 3 स्टेप को लिखने के बाद में लिख देंगे कि ओम के नियम से हम ये जानते हैं कि विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि प्रश्न के अनुसार विभवांतर का मान आधा कर दिया गया है तो निश्चित रूप से विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनकर किसी मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो आप ये जानते हैं कि जो मिश्रातु यानी कि मिश्र धातुएं होती है, उनका प्रतिरोध अधिक होता है, और चूंकि उनका प्रतिरोध अधिक होता है इसलिए उनके गलनांक अधिक होते हैं। इसीलिए जो विद्युत टोस्टर, इस्त्री यानी कि प्रेस इत्यादि होते हैं, उनके तारों में हम मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं, ना कि शुद्ध धातुओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न जो है, यानी कि आप चौथे प्रश्न का मूल उत्तर ये लिखेंगे कि जो मिश्र धातुएं होती हैं उनकी प्रतिरोधकताएं अधिक होती है, उनका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए हम उनका जो उपयोग है वो ऐसे अवयवों में करते हैं जिन अवयवों में ऊष्मा का उपयोग होता है, जैसे कि प्रेस, जैसे कि टोस्टर इत्यादि। आगे बढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। पहला प्रश्न है कि आयरन और मरकरी में अच्छा चालक कौन है? तो जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम वो उतना अच्छा चालक, और आयरन और मरकरी में पहले आयरन आ रहा है और उसकी प्रतिरोधकता कम है, इसलिए अच्छा चालक होगा आयरन। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी वह सर्वश्रेष्ठ चालक होगा। इस तालिका में सबसे कम प्रतिरोधकता सिल्वर की है, यानी कि चांदी की है, तो सबसे अच्छा प्रतिरोधक जो होगा, सबसे अच्छा चालक जो होगा वह चांदी होगा, तो यानी कि सिल्वर होगा। तो यही हमारे इन प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब अगले जो टॉपिक्स हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।